Hi everyone. So hope you all guys are doing well. तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने सिलेक्शन फेज़ 8 के 6 नवंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन किया था, हमने देखा था कि कितना अलग होता है या कितना सिमिलर होता है CGL CHSL और सिलेक्शन फेज़ के पेपर आपस में कितने सिमिलर होते हैं. Here's something about me. My name is Chandan Shubham and these are my marks in SSC CGL के इंग्लिश के जो पेपर्स हैं. CGL 2018 के टायर 2 में मेरा 192 मार्क्स था, 2019 टायर 2 में 185.5 और CHSL 2019 के टायर 1 में 50/50. So okay, let's now move on to the questions of. तो बेसिक इंट्रो तो हमने कर ही लिया था कि पेपर किस तरीके का रहता है. फिर भी एक बार रिकैप अगर कर लें तो SSC CGL CHSL में आपको जैसे नॉर्मली पेपर देखने को मिलते हैं, SSC सिलेक्शन फेज़ के एग्ज़ाम्स में आपको नॉर्मली वैसा ही पेपर देखने को मिलेगा. अगर आप स्पेशली इंग्लिश सेक्शन की बात करें जहाँ मैथ्स वगैरह में डिफरेंसेस आ सकते हैं, ग्रेजुएशन के शिफ्ट में या हायर सेकेंडरी के शिफ्ट में या मैट्रिकुलेशन की शिफ्ट में डिफरेंसेस आपको नोटिस हो सकते हैं. जैसे कि आपको SSC के भी CHSL और CGL में मैथ्स का शिफ्ट में डिफरेंस होता है. लेकिन इंग्लिश में मोर और लेस अगर आपको पेपर दिया जाए तो आपके लिए ये गेस करना मुश्किल होगा कि कौन सा पेपर सिलेक्शन फेज़ का है, कौन सा पेपर CHSL का है और कौन सा पेपर CGL का है. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. तो इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर. तो ये एक लाइन दे रखी है. अब अगर इसको आप ये देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कैसे दे रखा है, क्योंकि CGL CHSL में कई बार आपको कैसे मिलता है, एक फ्रेज़ रहता है, फिर इसके आगे A ऑप्शन, फिर एक फ्रेज़ कुछ लिखा रहता है, फिर B ऑप्शन, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट कि A में A पार्ट में एरर है, B पार्ट में एरर है या कौन से पार्ट में एरर है. यहाँ पे भी चीज़ वही है, इफ़ यू नोटिस यहाँ पे बस थोड़ा सा सेग्रीगेट कर दिया है, ऊपर की लाइन एज इट इज़ दे दी है. एंड टू सम एक्सटेंट ये इस तरीके से अगर दिया हुआ हो तो हमारे लिए ईजियर हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कई बार जब सेंटेंस टुकड़ों में होता है तो हमको सेंटेंस एक साथ करके उसमें एरर निकालने में प्रॉब्लम आती है. लेकिन जब सेंटेंस इस तरीके से एक लाइन में दे रखा है तो आप पढ़ के बता सकते हैं कि कौन से पार्ट में एरर है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल गेस इट. सो लेट्स गो. The little boy complained me about his careless nanny. ठीक है, अब सेक्शन देखते हैं कौन कौन सा सेक्शन है. द लिटिल बॉय. द लिटिल बॉय, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बॉय के साथ लिटिल एडजेक्टिव हम यूज़ कर सकते हैं. वेरी गुड. अबाउट हिज, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. अबाउट हिज इट्स वेरी नॉर्मल. केयरलेस नैनी, अगेन एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है, नो इशू एट ऑल. कंप्लेंड मी. नो कंप्लेंट के साथ जो है आपके कुछ लिमिटेड चीज़ें ही आ सकती हैं. तो कंप्लेंट वर्ड हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं कि द सर्वेंट कंप्लेंट टू हिज मास्टर. तो यहाँ हम कंप्लेंट के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं. और इसका मतलब क्या होगा कि जब हम किसी से कंप्लेन करते हैं या कोई बंदा किसी से कंप्लेन करता है तो हम टू प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हैं. और क्या तरीका हो सकता है, किसी की कंप्लेन कर सकते हैं. तो जब किसी की कंप्लेन करते हैं तो ऑफ का यूज़ करते हैं. जब हम किसी की कंप्लेन करते हैं, जैसे द जनरल कंप्लेंट ऑफ मी, उसके बाद हम एक मतलब कोई बंदा जनरल कंप्लेन कर सकता है व्हेन इट्स नॉट किसी अलग तरीके से, जैसे द फूड इज़ बैड. अब ये बात किसने कही है, कंप्लेंट राम. यानी अब इसका मीनिंग ये निकलता है कि राम ये कह रहा है कि फूड खराब है, फूड वॉज बैड, फूड इज़ बैड या फूड वॉज बैड, जो भी है. तो यहाँ पे राम कंप्लेंट या कंप्लेन राम, इस तरीके से हम इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर हम ऑब्ज़र्व करें कि किस किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो जब हम किसी से कंप्लेन कर रहे हैं तो हम टू प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं. और यहाँ पे हम किसी से कंप्लेन करना ना,
द लिटिल बॉय कंप्लेंड टू मी अबाउट हिज केयरलेस नैनी. छोटा बच्चा जो है वो अपनी लापरवाह नानी की कंप्लेन मेरे से कर रहा है. ओके देन लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है फिर से एंटोनिम. सो डिसमे. डिसमे का क्या मतलब है? डिसमे का मतलब होता है कि जब किसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ से कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए और उसके वजह से जो आहत होते हैं लोग, तब हम डिसमे वर्ड का यूज़ करते हैं. जैसे टू हिज डिसमे, टू हिज डिसमे शी लेफ्ट हिम. मतलब he was not expected कि she would leave him but she left him. now that जो इमोशन वो फील कर रहा है उसको हम डिसमे से सजेस्ट करते हैं. सो अब आपको देखना है कि एंटोनिम कौन सा है. तो सबसे पहला वर्ड डोंट. डोंट का मतलब होता है, जैसे एक वर्ड हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, डॉन्टिंग टास्क. इट्स अ वेरी डॉन्टिंग टास्क. डॉन्टिंग टास्क का क्या मतलब होता है? कोई ऐसा काम जो आपको बहुत इजी नहीं लग रहा है, जो आपको थोड़ा डरा रहा है. यू आर अ लिटिल वरीड कि वो कैसे पूरा होगा. जैसे इट्स अ डॉन्टिंग टास्क टू फाइंड होम इन दिस सिटी. मतलब इस शहर में घर ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, टेढ़ा काम है, तो वहाँ पे हम डॉन्टिंग टास्क का यूज़ करते हैं. नाउ यू सी दैट्स nowhere similar or opposite to dismay. It's like a two different words जिनका आपस में कोई खासा कनेक्शन है नहीं. ग्लैडन दूसरा वर्ड एक हमको दिखाई दे, ग्लैड वर्ड है जिसका मतलब होता है खुश. सो आई एम ग्लैड दैट यू पास योर एग्जाम्स. सो ग्लैड का मतलब खुश और ग्लैडन का मतलब खुश करना, है ना. तो अब डिसमे का मतलब क्या था कि डिसमे का मतलब था जब बुरा फील होता है किसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ के हो जाने की वजह से, तो जब आपको अच्छा फील होता है तो दैट वुड बी द ऑपोजिट. और पूछा क्या है? एंटोनिम. सो दैट्स द करेक्ट आंसर. बाकी दूसरे वर्ड्स के आंसर मीनिंग्स देख लेते हैं. फ्लस्टर इज बेसिकली टू मेक समवन एजिटेटेड और कंफ्यूज्ड. किसी को चिढ़ दिला देना या कंफ्यूज कर देना या इस स्टेट में होना, यानी ही वॉज फ्लस्टर्ड, यानी कुछ ऐसी चीज़ हुई कि वो कंफ्यूज रह गया, वो हक्का बक्का रह गया, तो दैट इज़ फ्लस्टर्ड. जल्दी करने को हेस्टन कहते हैं. ओके, सो लेट्स गेट टू आवर थर्ड क्वेश्चन. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस. नाउ व्हाट इज द अंडरलाइंड इडियम? एन आई वॉश. एन आई वॉश से हमें अगर नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे को पूरा सेंटेंस दे रखा है. ओके, देखते हैं, शायद हमें सेंटेंस से समझ में आ जाए. ऑल द टॉक अबाउट हिज ह्यूज मैंशन एंड फ्लरिशिंग बिजनेस वाज एन आई वॉश. यानी वो जो बड़ी बड़ी बातें थीं उसके बड़े से बंगले की और फ्लरिशिंग बिजनेस की, इट वाज ऑल एन आई वॉश. इसे हिंट तो हमें लगी गया है कि आई वॉश है क्या. इट्स ऑब्वियसली नॉट अ गुड थिंग. एन आई वॉश का मतलब असल में होता ये है कि एक तरीके का परसेप्शन, एक तरीके का रॉन्ग परसेप्शन बनाना, है ना. आपको गलत इमेज दिखाना या शो करना, इसको हम एन आई वॉश बोलते हैं. जैसे अगर एक ऐसा सेंटेंस यूज़ करते हैं कि the candidate was already selected, the interview process was just an eye wash. तो यहाँ जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो बस इसलिए कंडक्ट कराया जा रहा है ताकि ये प्रिटेंड किया जाए कि हम एक नॉर्मल तरीके से बच्चों को हायर कर रहे हैं, बट एक्चुअली तो जिस कैंडिडेट को हायर करना है वो पहले से फाइनलाइज हो चुका है. तो दैट्स बेसिकली अ डिसेप्शन. डिसेप्शन का भी बिल्कुल यही मतलब होता है कि किसी को धोखे में रखना और ऐसा पोर्ट्रे करना कि वो धोखे में रहे, एक ऐसी इमेज भी बनाना ताकि सामने वाला धोखे में आ जाए. तो दैट्स डिसेप्शन. अ गुड ऑफर, अ प्लेजेंट न्यूज़, अ ट्रूथ रिवील, नन ऑफ इट. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस.
तो ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म तो हमको करना आता ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी कमांड है इस पर। प्लीज़ स्टैंड इन अ क्यू, सेट द टीचर टू द स्टूडेंट्स। तो टीचर स्टूडेंट्स को क्या कहती हैं कि प्लीज़ स्टैंड इन अ क्यू, है ना। अब क्योंकि ये एग्जैक्टली कमांड नहीं है, इट्स अ रिक्वेस्ट, तो हम यहाँ ऑर्डर्ड नहीं यूज़ करेंगे, हम रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे। हम सेड नहीं यूज़ करेंगे और टोल्ड नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज इट्स एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, है ना। तो जस्ट बाय लुकिंग एट दीज ऑप्शंस हम यहाँ से भी इसको सही ऑप्शन अपना मार्क कर सकते थे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आई हैव नॉट यूज ऑफ दीज बुक। तो ये सेक्शन में हमको मल्टीपल गलतियाँ दिखाई दे रही हैं, है ना। हमें क्या कह रहा है कि सब्सटीट्यूट करना है इस अंडरलाइन सेगमेंट को इस सेंटेंस के। अगर कोई सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है तो हमें नो सब्सटीट्यूशन मार्क करना है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि पहला तो दीज दे रखा है, जबकि बुक्स सिंगुलर है, प्लूरल तो नहीं दे रखा, बुक्स नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत तो है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या सब्सटीट्यूट करें हम। तो यहाँ पे भी दीज का पार्ट आ गया। अगेन दीज अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए दीज ही आ रहा है, तो हमने एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है। और वैसे भी इफ़ यू नो हाउ टू यूज दिस इन सेंटेंस, तो आई हैव नो यूज़ फॉर दिस बुक, दैट वुड बी द करेक्ट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जब भी हम वॉइस चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वॉइस चेंज करने में टेंस चेंज नहीं होता है। वॉज ही नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट टूडेज मीटिंग। नाउ ही सरप्राइज एंड इज आस्किंग कि वॉज ही नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट टूडेज मीटिंग, क्या आज की मीटिंग के बारे में उसको इन्फॉर्म नहीं किया गया था। हाँ, अब यहाँ वॉज से हमें क्या समझ में आता है कि वॉज पास्ट टेंस है, और हमारा पहला ऑप्शन डज दिखाई देता है और ये प्रेजेंट है, तो हम इसको गलत मार्क कर देंगे। हैव दिखाई देता है थर्ड ऑप्शन, ये भी प्रेजेंट है, हम इसको भी रॉन्ग मार्क कर देंगे। नाउ द फोर्थ ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन बोथ आर इन पास्ट टेंस। अब यहाँ पे हम विल यूज आवर रूल्स एंड विल फॉर्म अ सेंटेंस। वॉज ही नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट टुडेज मीटिंग। नाउ वॉज ही नॉट इन्फॉर्मिंग देम अबाउट टुडेज मीटिंग, it completely changed the meaning of the sentence that has been said above. तो हम ऐसा कोई चीज़ नहीं करेंगे, we just have to change the voice। हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है, हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है, हमें मीनिंग नहीं बदलना है। तो as we eliminated 3 of the options, our only option 2 is right and that's the right answer। और ऐसे हम अगर अपना नेचुरली भी करने जाते तो भी यही आंसर आता कि डिड दे नॉट इन्फॉर्म हिम अबाउट टुडेज मीटिंग। ओके, सो दिस वाज सिंपल। मूविंग अहेड, सेलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ कलेक्शन ऑफ बीज। पहले हम ये देख लेते हैं कि बाकी चीज़ों को क्या क्या बोलते हैं, हमें अपने आप से ही आंसर पता लग जाएगा। तो स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, जैसे स्ट्रिंग हम कब यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग जिस चीज़ से मालाएँ बनती हैं, जैसे अ स्ट्रिंग ऑफ pearls, मोती की माला, a string of pearls, stack, swarm and shoal। तो swarm जो है एक्चुअली यूज़ होता है a swarm of bees। अगर ants होंगी तो भी, अगर flies होंगी तो भी we'll use a swarm and that would mean a collection of bees, that is। stack हम कब यूज़ करते हैं, stack of wood। अगर लकड़ियाँ रखी हैं कहीं, we'll call it a stack of wood। shoal, why do we use shoal? shoal we use for fishes, actually fish का प्लूरल नहीं होता, तो shoal we use for fish। और इसमें भी there's some differences। अगर जैसे fish या दूसरे एक्वेटिक क्रीचर्स जो हैं, वो अगर एक तरीके के एक लूज क्लस्टर में, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है एंड दे जस्ट लाइक स्विमिंग अराउंड, तो we'll call it a shoal। बट देयर अदर वर्ड्स टू, जैसे कि एक वर्ड है पॉड
और एक वर्ड है स्कूल। तो वी ऑल्सो कॉल, जैसे जब हम व्हेल्स के लिए यूज़ करते हैं, अ स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स, अ पॉड ऑफ व्हेल्स, वी कैन यूज़ सच टर्म्स। ये हम कब यूज़ करते हैं? जब एक ही स्पीशीज़ हो, जैसे कि एक ही स्पीसीज यानी डॉल्फिन्स, व्हेल्स, जो नॉर्मली एक ग्रुप में ट्रैवल करती हैं और एक सिंक में ट्रैवल करती हैं, लाइक ऑल ऑफ देम वुड गो अप एट द सेम टाइम एंड देन डाइव अगेन एट द सेम टाइम। सो इस तरीके के एक फॉर्मेशन में, एक तरीके के एक रूटीन टाइप बिहेवियर सिंक में अगर स्विम कर रही हैं, तो देन वी कैन यूज द टर्म्स pod or school. So this is just an extra information that we should know with this question. Okay, next question. Select the correct direct form of the given sentences. Now I usually find it difficult with when we have to convert from indirect to direct. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना बहुत ईजी है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल तो आता है, लाइक देयर आर चांसेस कि गलतियाँ होने के चांसेस थोड़ी बढ़ जाती हैं. So I normally approach these questions with options only. तो she asked her brother if he had liked her gift. तो वैसे तो ये सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, तो इसमें कोई मुश्किल भी नहीं आएगी. As we see, she said to her brother. ये यूनिफॉर्म है, तो कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे. Now we see कि asked है ना, तो पास्ट टेंस का है, तो पास्ट टेंस ही रहेगा. Now did you liked my gift? Now double past यूज नहीं होता. Did like, this is correct. Did liked, no. Have you liked her gift? Now when she is the one who is giving the gift, है ना, she asked her brother if he had liked her gift. Her यानी given by her herself. So when she is the one, why would she ask her gift? Like अगर आप किसी को गिफ्ट दोगे, you'll ask them what, कि do you like my gift? You won't ask do you like his gift. आप थर्ड पर्सन में बात नहीं करेंगे ना, आप फर्स्ट पर्सन में बात करेंगे. तो her नहीं आएगा, her नहीं आएगा. Now the only option left is did you like my gift? Now did like, see, only one past. So that would be the correct answer. Moving ahead. Select the correct passive form of the given sentence. The villagers were harvesting the crop with great enthusiasm. टेंस देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन की टेंस क्या है. इसकी टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, और जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो फॉर्म क्या होती है इसकी? was या were being प्लस V3. तो वही हमें यहाँ यूज़ करना होगा. नाउ चेक द ऑप्शंस. द क्रॉप हैज़ बीन. नाउ व्हेन इट इज़ इन पास्ट, अगेन वॉइस, पीछे भी हमने पढ़ा था कि जब वॉइस यूज़ कर रहे हैं हम, एक्टिव पैसिव में कन्वर्जन हो रहा है, तो टेंस के चेंज नहीं होते, टेंसेस रिमेन द सेम. द क्रॉप हैज़ बीन, वाई वुड द पास्ट कन्वर्ट इनटू प्रेजेंट? नेवर, इट वुड नेवर हैपन. इज वुड नेवर हैपन. नाउ वाज बीइंग, वाज हार्वेस्टेड. हमारा फॉर्मेशन क्या था? was या were being. तो अगर हमें ये छोटी छोटी चीज़ें याद हैं तो it becomes extremely easy. Now if you look how I'm approaching these questions, you'll see कि हमें ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ रहा. अगर हम इस क्वेश्चन को खुद से पूरा सॉल्व करते हैं, it would not only take more time but also हमारा कहीं हम बहुत जगह गलतियाँ कर सकते हैं. Like I'm not saying कि when you're practicing you shouldn't do this. When you're practicing, try to form the whole sentence. बट व्हेन यू आर इन एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम का टेम्परामेंट अलग ही होता है. एग्ज़ाम में आप पेपर उसी हिसाब से अटेम्प्ट करेंगे जिस हिसाब से आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं, मैक्सिमम रिजल्ट है. तो तब लड़ाई नहीं करनी है आपको. 5, 6, 8 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट के अप्रॉक्स में इंग्लिश का पेपर ख़त्म करना होता है. और 7 मिनट में 25 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो बाई एवरेज आपके पास कुछ 20 सेकेंड के अराउंड का टाइम बचता है. और 20 सेकंड के टाइम में, मे बी 25 सेकंड मान लो, 20 सेकंड के टाइम में आप इसको पहले पूरा सॉल्व कर रहे हो और फिर उससे कंपेयर कर रहे हो कि कौन सा वाला ऑप्शन मेरा सही है. पता चला यहाँ हार्वेस्टेड आपने तेज़ी तेज़ी में सॉल्व करके लिख लिया कहीं पेपर पे,
और यहाँ आपको ध्यान नहीं दिया, यहाँ हार्वेस्टेड की जगह हार्वेस्ट लिखा हुआ था जैसे ये, और बाकी आपका सेम आ गया था पैटर्न, आपने इसको मार्क कर दिया क्योंकि आपका दोनों का पैटर्न सेम था। बाद में जब आपके आंसर की आती है तब आपको ध्यान आता है कि अरे यार ये पेपर में हार्वेस्टेड नहीं लिखा हुआ था, मेरे आंसर में तो हार्वेस्टेड आ रहा था। सो वी डोंट हैव टू डू दीज मिस्टेक्स। हमें हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन ऑप्शन से ही डील करना है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 10, अप्रोप्रिएट सिनोनिम। परसीव के दो मतलब हैं। परसीव का एक मतलब तो ये है कि हाउ डू यू इंटरप्रेट समथिंग, लाइक अगर कुछ हो रहा है तो हाउ डू यू परसीव इट। अगर लेट्स से some incident happened, Ram slapped Sham. Now there is a third person who is Mohan. Now Mohan perceived it very badly, यानी मोहन को ये बात बहुत बुरी लगी, है ना। तो जब सिचुएशन कुछ ऐसी है तो यहाँ पे ये इस सिचुएशन को मोहन जो है वो इंटरप्रेट कर रहा है। दूसरा परसीव का भी यूज़ कर सकते हैं, जब कोई चीज़ बताई जाए या पता लगे तो उसको भी परसीव की तरह यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी परसीव वर्ड यूज़ किया जाता है ना। अब हम वर्ड्स देख लेते हैं। इग्नोर, इग्नोर का मतलब तो इग्नोर करना है, लाइक आई होप कि यू ऑल नो इग्नोर का मतलब क्या है। यू मस्ट हैव, कोई ना कोई होगा जो आपके मैसेज भी इग्नोर करता होगा या आप किसी के मैसेज इग्नोर करते होंगे। सो ये वर्ड आपको पता होगा। नोटिस, नोटिस करना इज एक्चुअली, हमने क्या देखा कि परसीव किया, यानी किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करना, नोटिस करना आर टू वेरी सिमिलर थिंग्स, राइट। ओके, बट लेट्स सी अदर ऑप्शंस एज वेल। कंटिन्यू, कंटिन्यू कोई चीज़ चले जा रही है, दैट्स कंटिन्यू। ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना है, लाइक कुछ पा लिया है आपने। तो ले देखें, नोटिस वर्ड ही हमारा सही ऑप्शन समझ में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, जम्बल्ड सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस एसएससी में जिस तरीके के आते हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। इफ़ यू विल अप्लाई अ लिटिल ब्रेन, दीज आर काइंड ऑफ फ्री मार्क्स। हमें बस मतलब पकड़ने हैं और सीक्वेंस अपने आप बनता चलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। वेल देन आई नो जस्ट द प्लेस फॉर यू, ही सेड। तो मतलब इससे हमें क्या मतलब समझ में आता है कि कोई ही है जो कह रहा है कि मुझे आपके लिए सही जगह पता है, ठीक है। यानी इससे पीछे कोई बात होगी जिसके रिप्लाई में ये कह रहा है कि इस चीज़ के लिए मुझे सही चीज़ पता है। ओके, येस ही रिप्लाइड, डू यू वांट वन इन द सिटी। ओके, नाउ इट गेट्स कंफ्यूजिंग, क्योंकि यहाँ एक सवाल है कि पहले वो हाँ में रिप्लाई करता है और फिर पूछता है कि क्या आपको शहर में चाहिए। अब क्या चाहिए ये हमें नहीं पता है अभी, पर ठीक है आगे चलते हैं। कैन यू सजेस्ट अ गुड होटल। नाउ यहाँ से हमें पता लगने लगा कि ओके, हमें सेंस पता लगे कि क्या चल रहा है। तो मैंने, एक बंदे ने, कोई बंदा है जो टैक्सी में जा रहा है, उसने टैक्सी ड्राइवर से पूछा है, टैक्सी ड्राइवर से कि सर आपको होटल का, कैन यू सजेस्ट अ गुड होटल, आप एक बढ़िया होटल बता सकते हैं। नाउ चौथी सेंटेंस है कि नो आई वुड प्रेफर अ क्वाइट प्लेस। सारे सेंटेंसेस पता होने चाहिए, तभी तो हम जम्बल को अनजम्बल करेंगे, सीक्वेंस में तभी डालेंगे जब सारे सेंटेंसेस पता होंगे। नाउ यहाँ पे तो सेंस नहीं बनता है, तो क्या सेंस बनता है। टैक्सी ड्राइवर होटल बता सकता है, रिप्लाई आता है यस ही रिप्लाइड। ओके, दैट मेक्स टोटल सेंस, है ना। तो पहले हमारा सी आ गया, हम अज्यूम कर लेते हैं कि पहला जो सेंटेंस है वो सी आएगा, तो इस हिसाब से दूसरा सेंटेंस भी आ जाएगा कि यस ही रिप्लाइड। नाउ ही आस्क्ड, अब वापस से टैक्सी ड्राइवर पूछ रहा है कि डू यू वांट वन इन द सिटी, मतलब आपको जो होटल चाहिए वो शहर के अंदर चाहिए। नाउ अब अगर ये दोनों सेट हो गए तो इसमें या तो पहला ऑप्शन इसके बाद आ सकता है या चौथा ऑप्शन आ सकता है। पहला ऑप्शन है वेल देन आई नो जस्ट द प्लेस फॉर यू। नाउ दैट डजंट साउंड राइट, राइट, क्योंकि यही बंदा जो है सजेस्ट ही कर रहा है, अभी टैक्सी ड्राइवर ही सजेस्ट कर रहा है और फिर टैक्सी ड्राइवर ने ही सवाल करे और ये उसका रिप्लाई तो नहीं लगता है। तो अब रिप्लाई किसको करना चाहिए, अब रिप्लाई आई को करना चाहिए, ये जो आई बंदा है जिसने पहले होटल के बारे में पूछा था। सो ही रिप्लाइज नाउ नो आई वुड प्रेफर अ क्वाइट प्लेस। सो लेट्स पुट डी अगेन
कि पहले इसने पूछा कि होटल बता सकते हो, इसने कहा कि हाँ आपको शहर में चाहिए, ही सेड नो मुझे कुछ शांत जगह पे चाहिए, है ना, शहर इज़ ऑब्वियसली नॉट शांत, इज एनीथिंग बट शांत। सो वेल देन आई नो जस्ट द प्लेस फॉर यू, नाउ हियर इज द ऑप्शन ए। सो हमने ये सेट कर लिया, हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई ऊपर नीचे होने की कोई चांसेस नहीं है। हमने आंसर देखा CBDA, यस दैट्स आवर आंसर, ऑप्शन ए। अगर आपके पास आपने थोड़ा टाइम बचा लिया है, आपने बाकी सेक्शन जैसे आपने बाकी क्वेश्चन से लड़ाई नहीं की, आपने कोई ज़िद नहीं करी है कि नहीं मुझे एक्टिव पैसिव वॉइस तो सॉल्व भी करके बनाने हैं या डायरेक्ट जनरेट सॉल्व भी करके बनाने हैं, अगर कहीं किसी क्वेश्चन से लड़ाई नहीं की, आपके पास टाइम बच जा रहा है, लेकिन एक दो पज़ल है जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, हो सकता है ऐसे पज़ल आए जो थोड़े कंफ्यूजिंग हो, तो अगर आपके पास टाइम है 1 मिनट का, तो आप ऑप्शंस के थ्रू आराम से चेक कर पाएंगे SSC के एग्ज़ाम्स में, और आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो दैट्स ऑल्सो अनदर वे टू रीच टू द आंसर्स जब जंबल्ड वाले क्वेश्चन आते हैं। नाउ सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड, आवर फेवरेट, है ना या यूँ कह लो कि हमारा दुश्मन, आवर आर्क नेमेसिस, क्योंकि मीनिंग तो याद कर लें, ये इतने सारे है, इतने सारे ये कौन याद करे, कोई नहीं, करना तो पड़ता ही है। सो एम्बेसडर याद किया है तो पता होगा, नहीं तो एक S लगा के आ जाओगे, 2D लगा के आ जाओगे, डबल A लगा के आ जाओगे, कुछ भी हो सकता है, लाइक एनीथिंग कैन कंफ्यूज यू इफ़ यू डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग। बट एम्बेसडर का मीनिंग यही होता है, स्पेलिंग यही होता है, अकॉम्प्लिश। अब वैसे एम्बेसडर का मतलब तो पता ही होगा आपको, राजदूत को कहते हैं जब इंडिया से कोई डिप्लोमेट है जो इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए दूसरे देश में है, तो ही वुड बी कॉल्ड एज एन एम्बेसडर। जब आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं या किसी विलेज से बिलोंग करते हैं और किसी सिटी में जाते हैं, या आप इंडिया से बिलोंग करते हैं और आप बाहर के देशों में जाते हैं और वहाँ पे आप गंदगी क्रिएट कर रहे हैं, आप वहाँ कचरा फेंक रहे हैं, है ना, यू आर लिटरिंग, कचरा फेंकने को लिटर करना बोलते हैं। तो अगर आप लिटर कर रहे हैं तो आप एक तरीके से इंडिया की इमेज भी ख़राब करेंगे ना, नाउ दैट इज़। और अगर आपने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं, वहाँ पे हर कोई आपको सराह रहा है फॉर योर गुड वर्क, तो यू आर बेसिकली यू आर ऑल्सो एन एम्बेसडर, आप भारत के राजदूत हैं, क्योंकि वहाँ आपके एक्ट से प्रभाव पड़ेगा कि वहाँ के जो लोग अगर पहली बार किसी इंडियन से मिल रहे हैं तो वो आपसे मिलने के बाद कैसा फील करते हैं, वो स्टीरियोटाइप करेंगे कि यही इंडिया है, इंडिया के लोग ऐसे ही होते हैं। दैट्स हाउ ह्यूमन माइंड्स वर्क। नेक्स्ट वर्ड अकॉम्प्लिश, व्हेन दिस इज़ बेसिकली अगर कोई क्राइम हुआ है, मान लो तुम गए मर्डर करने, और व्हेन जब तुम मार रहे थे सामने वाले को तो मैंने उसको पकड़ा हुआ था ताकि वो प्रोटेस्ट ना कर सके, सो आई एम बेसिकली एन अकॉम्प्लिश टू योर क्राइम, टू द क्राइम, है ना, इस क्राइम में मैं भी सहभागी हूँ, अकॉम्प्लिश हूँ। अकूस्टिक्स, नाउ अकूस्टिक्स इस वर्ड में के नहीं आता है, सो इफ़ यू नो यू नो, इफ़ यू डोंट नो यू डोंट नो, क्योंकि इट साउंड्स करेक्ट राइट। हालांकि ये और कारणों से आपको गलत लग सकता है कि ये कैसा वर्ड है, लेकिन अकूस्टिक्स बेसिकली म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। एलियनेट, एलियनेट का मतलब होता है किसी को आइसोलेटेड या अलग थलग सा फील कराना। जैसे आप किसी पार्टी में गए और आपको किसी ने पूछा नहीं, लाइक यू आर नॉट फीलिंग वेलकम देयर, तो यू विल फील एलियनेटेड, यू विल फील कि यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है, I don't feel comfortable here, I don't feel comfortable in talking to anybody, या यहाँ पे socialize करने में I don't feel comfortable, so then you feel alienated. So अब 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, select the most appropriate option, fill in the blanks in, you ought to have dash yourself of this golden opportunity। तो ऊपर से पढ़ के क्या मतलब समझ में आ रहा है कि कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिसका ऑट टू हैव का मतलब करना चाहिए था, है ना, तो क्या करना चाहिए था, फ़ायदा उठाना चाहिए था, है ना, नुकसान तो उठाना चाहिए नहीं था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। तो इसमें क्या हो सकता है, बेसिकली आपको अगर सेंटेंस यूज़ करने का तरीका पता है तो ये सवाल आपके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे कि claimed yourself of
नहीं होता, ऐसे ही वर्ड फॉर्मेशन ही नहीं होता। ग्रैब्ड क्लेम का मतलब होता है बेसिकली कि आप किसी चीज़ को असर्ट कर रहे हैं आपकी, दैट दिस इज़ माइन, या ये आपकी है। कई बार नेगेटिवली यूज़ करते हैं, जैसे द फायर क्लेम्ड लाइव्स ऑफ 100 पीपल, या द 26/11 इंसिडेंट क्लेम लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो क्लेम वैसे में यूज़ करते हैं, लेकिन योर सेल्फ ऑफ नहीं होगा। ग्रैब्ड योर सेल्फ, यू ऑट टू हैव ग्रैब्ड योर सेल्फ ऑफ नहीं होगा, ग्रैब्ड योर सेल्फ हो सकता है, ऑफ नहीं आएगा उसके बाद। तो ग्रैब्ड का क्या मतलब होता है? ग्रैब कर लेना, किसी चीज़ को पकड़ लेना इन वे। सीज का क्या मतलब होता है? नाउ सीज, अ लॉट ऑफ यू गाइस कैन गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे सीज यूज़ कर सकते हैं क्या। तो सीज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, किसी मोमेंट को सीज कर लेना, यानी उसको, उस क्षण को यूज़ कर लेना, उसका फ़ायदा उठा लेना और किसी तरीके से, मतलब जो चीज़ वो प्रोवाइड कर रही है वो चीज़ यूज़ कर लेना, है ना। बट सीज के साथ भी योर सेल्फ ऑफ नहीं होता। जैसे कुछ वर्ड्स के साथ ही योर सेल्फ लगता है, जैसे एन्जॉय योर सेल्फ। जैसे अगर हम किसी को कहते हैं ना कि यू एन्जॉय इन द पार्टी, गो एन्जॉय इन द पार्टी, तो वो गलत हो जाएगा। हमको ऐसे कहना होगा कि गो एन्जॉय योर सेल्फ इन द पार्टी, एनी वेयर, वो अलग चीज़ है, बट एन्जॉय योर सेल्फ या एन्जॉय विथ अदर्स, लेकिन एन्जॉय सीधा नहीं होगा। तो यू ऑट टू हैव अवेल्ड, अवेल्ड का मतलब भी होता है कि उसका बेनिफिट उठा लेना, किसी चीज़ का एडवांटेज अगर मिल रहा है तो उसको यूज़ कर लेना, दैट इज़ अवेल्ड। तो यू ऑट टू हैव और अवेल्ड के साथ योर सेल्फ हम यूज़ करते हैं। तो यू ऑट टू हैव अवेल्ड योर सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ओके, मूविंग ऑन। यू हैव बेटर टेकन केयर ऑफ योर हेल्थ। इसमें हमको एरर बताना है, सॉरी सब्स्टिट्यूट करना है, यानी अगर एरर है तो सब्स्टिट्यूट करो, अगर एरर नहीं है तो फिर नो सब्स्टिट्यूट मार्क करो। क्या करेंगे हम? यू हैव बेटर टेकन केयर ऑफ योर हेल्थ, सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई सेंस लग रही है इस बात की? टेकन केयर पास्ट की फील दे रहा है और हैव प्रेजेंट की फील दे रहा है, तो दिस इज़ नॉट राइट, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन तो करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन जो हम देख रहे हैं, यू हैव टू बेटर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अब यहाँ पे अगर टेक पहले होता ना, यू हैव टू टेक बेटर केयर ऑफ योर हेल्थ, तो फिर ये सही हो जाता। बेटर टेक सही नहीं है, ये सेंटेंस फॉर्मेशन जो है इस तरीके से नहीं होता। नाउ यू हैड बेटर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ओके, यहाँ ये पास्ट में आ रहा है ना। यू हैड बेटर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, इसका मतलब है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए था, यानी अब जब आपकी तबीयत खराब हो गई है आपको अपना ध्यान रखना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। पास्ट और सेंटेंस फॉर्मेशन में भी कोई इशू नहीं है। बेटर हैव टेक, अगेन टेकन सही होता, यू बेटर हैव टेकन तो भी गलती होता, वैसे यू शुड हो सकता था, तब होता यू शुड हैव बेटर टेकन केयर, जो भी है। तो हमें सही आंसर अपना मिल गया है। नाउ लेट्स मूव अहेड। आई कैन नॉट अलाउ सच अ लेटर टू बी सेंट डैश माई सिग्नेचर। अब यहाँ पे हमको प्रेपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज आएगा। बिलो माई सिग्नेचर, डज दैट मेक सेंस? बिलो माई सिग्नेचर, बिलो इज समथिंग जो किसी चीज़ के नीचे हो, एंड इट्स लिटल लाइक यू आर बिलो मी, द चेयर इज बिलो द टेबल, काइंड ऑफ दैट। मतलब इस तरीके से बिलो का यूज़ नीचे दर्शाने के लिए करते हैं, साइन के लिए नहीं। अंडर माई सिग्नेचर इज एक्चुअली करेक्ट, कि आई कैन नॉट अलाउ सच अ लेटर टू बी सेंट अंडर माई सिग्नेचर। व्हाट अबाउट थ्रू? थ्रू जैसे ये टनल है, द कार वेंट थ्रू द टनल, ये वॉल है, द बुलेट वेंट थ्रू द वॉल, यानी इस वॉल एक तरफ से आना दूसरी तरफ से निकल जाना, दैट्स थ्रू। सिग्नेचर का थ्रू से कोई कनेक्शन नहीं है,
बाय माई सिग्नेचर, नाउ हियर ऑल्सो यू कैन गेट कंफ्यूज कि बाय माई सिग्नेचर क्या पता हो जाए, बट नो, अंडर माई सिग्नेचर, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब हमारा कॉम्प्रिहेंशंस, जहाँ आती है हमें बहुत दिक्कतें, जिनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होती है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम इजी कर सकते हैं इस चीज़ को, कैसे हम समझना इजी कर सकते हैं और फिर उस हिसाब से हम क्वेश्चंस इजीली कर पाते हैं। अ ट्रू मास्टर ऑफ द आर्ट, सबसे पहले तो पढ़ते हैं। अ ट्रू मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ फ्लैटरी। मास्टर समझ में आ रहा है, आर्ट समझ में आ रहा है, फ्लैटरी क्या चीज़ है भाई? फ्लैटरी का मतलब है जैसे मक्खन लगाना, है ना, उसको ही वो फ्लैटरी कहते हैं। द ट्रू मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ फ्लैटरी, यानी मक्खन लगाने का जो आर्ट है उसका ट्रू मास्टर जो होगा, कैन मेक फ्लैटरी लुक लाइक, वो मक्खन लगाने की जो काम है इसको ऐसे दिखा सकता है, मतलब उसका किया हुआ ऐसा लगे लाइक प्रेज। अब यहाँ पे कुछ है जो प्रेज के बारे में बताएगा कि कैसा प्रेज है ना। तो लेकिन बेसिकली हम मतलब समझ रहे हैं कि कोई अगर ट्रू आर्टिस्ट है जिसको मक्खन लगाने में बिल्कुल महारत हासिल है, तो वो मक्खन बिल्कुल ऐसे लगाएगा, बटरिंग ऐसे करेगा जैसे कि वो बिल्कुल तारीफ कर रहा हो, बिल्कुल एकदम सही तारीफ कर रहा हो। अब यहाँ पे कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं? अनलिमिटेड तारीफ कर रहा हो, कोई मतलब है? पीछे देखें सेंस क्या बनता है। अ ट्रू मास्टर यानी जो बिल्कुल एक्यूरेट कर रहा है ना। अनलिमिटेड, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, है ना। तो अनलिमिटेड तो नहीं होगा। फेक, फेक प्रेज नहीं यार, यहाँ तो ट्रू मास्टर है भाई, इसको सब सही से आता है, तो फेक नहीं। वर्थलेस, जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो, क्या बात कर रहे हैं? प्रेज तो ऐसा होना चाहिए ना जो जेन्युइन लगे, कि मक्खन लगा दिया, सामने वाले को लग रहा है कि सही में तारीफ कर रहा है। सी दैट हाउ इट्स ऑल। नाउ मूविंग अहेड, हिज एरोज नेवर मिस देयर। ओके, पहले क्वेश्चंस। हिज एरोज नेवर मिस देयर पाथ। एरोज क्या नहीं मिस करती? एरोज का मतलब तीर। एरो क्या मिस नहीं करती? व्हेन यू टॉक अबाउट एरो, व्हाट एल्स यू टॉक अबाउट? यू टॉक अबाउट अ टारगेट, है ना, तीर निशाने से लगना, निशाने पे लगना, व्हाटएवर। तो उसके जो तीर होंगे वो क्या नहीं मिस करेंगे? टारगेट मिस नहीं करेंगे। यहाँ तो सब बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं, देख लो, काट दो अगर ज़्यादा समय है तो। आगे बढ़ो। नाउ हियर फ्लैटरी रिक्वायर्स सर्टेन क्वालिटीज़। अब ये मक्खन लगाने की कला है, इसके लिए कुछ क्वालिटीज़ चाहिए। अ ग्लिब, अब अगेन एक अजीब सा वर्ड आ गया, ग्लिब। ग्लिब का क्या मतलब है? ग्लिब का मतलब है ऐसे लोग नहीं होते जो मोटी मोटी बात करते हैं, जिनकी बातों में बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता है, जो बहुत गहराई से चीज़ों को एनालाइज नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर सतही बातें करते हैं। नॉट, ही डजेंट साउंड अंडर कॉन्फिडेंट, ही इज़ फ्लुएंट बट ही इज़ इनसिंसियर एंड ही साउंड्स शैलो। तो a glib is a person who is fluent but he sounds insincere and shallow. A glib dash with tremendous reserves of patience is dash to be successful. अब ऐसे क्वेश्चन हमको परेशान करते हैं क्योंकि एक ही लाइन में दो दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, बट ठीक है, देखते हैं। अ ग्लिब यानी एक फ्लुएंट बंदा जो इनसिक्योर और शैलो बातें करता है, चलो ठीक है, इनसिक्योर और शैलो बातें करता है, बट वो क्या हो सकता है? वो ओरेटर हो सकता है, एडिटर हो सकता है, टीचर हो सकता है, कंट्रोलर हो सकता है। ओरेटर इज अ वक्ता, बेसिकली बहुत अच्छा वक्ता। एडिटर, किसी चीज़ में एडिटिंग करना, ये पैराग्राफ मैंने लिखा और तुम एडिटर हो तो तुम इसको चेक करोगे कि सब सही तो है। तुमने लुक की जगह लुक्स कर दिया था तो वो एस काट देगा, वो बोलेगा लुक आएगा यहाँ पे। तो बेसिकली एडिटिंग का काम वो होता है। टीचर, टीचर इज़ अ टीचर हु टीचर्स, इज अ टीचर। ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि ग्लिब टीचर कैसी बात कर रहा। कंट्रोलर, कंट्रोल का भी कोई मतलब नहीं है। बेसिकली एक ऐसा आदमी जो बहुत अच्छा वक्ता हो, वही तो फ्लैटरी कर पाएगा। और ग्लिब हो यानी फ्लुएंट हो, लेकिन शैलो बातें ही करनी है क्योंकि मक्खन लगाना है। विद ट्रिमेंडस रिजर्व्स ऑफ पेशेंस इज डैश टू बी सक्सेसफुल,
इज डिसाइडेड टू बी सक्सेसफुल, इज सर्टेन टू बी सक्सेसफुल। सर्टेन का तो मतलब ये था कि निश्चित होना। नाउ सी क्यों कॉम्प्रिहेंशन में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि डिसाइडेड का भी मतलब है जो तय हो चुकी है बात, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि क्या यूज़ होता है। कोई भी जो दो वर्ड्स हैं वो एग्जैक्टली सिनोनिमस नहीं होते हैं। दो वर्ड जिनके बहुत हद तक सेम मीनिंग है लेकिन कहीं ना कहीं यूसेज अलग अलग होते हैं। लाइक हर वर्ड, जैसे यहाँ पे सर्टेन का मतलब फिक्स, डिसाइडेड का मतलब फिक्स। आप बोल सकते हैं कि सर्टेन का मतलब भी फिक्स होता है, डिसाइडेड का मतलब भी फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे यूसेज बदल जाता है। डिसाइडेड का मतलब कोई प्लान डिसाइड हो चुका है, कोई स्केड्यूल डिसाइड हो चुका है, कुछ मैच डिसाइड हो चुका है। सर्टेन का मतलब जो निश्चित है, जैसे death is certain but death is not decided. When you'll die is not decided but death is certain. You will die, that's certain. Clear, clear, of patience is clear to be successful. Now again बहुत confusing, बहुत कम confusing है, लेकिन हाँ चलो ठीक है, clear नहीं होगा। Fixed, fixed to be successful, again decided, certain and fixed are all synonymous, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो सर्टेन है ना। यहाँ पे फिक्स में बहुत लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इट्स अबाउट कि हाउ इज इट यूज्ड, कि विद ट्रेमेंडस रिजर्व्स ऑफ पेशेंस इज फिक्स टू बी सक्सेसफुल। नहीं, फिक्स कब होगा, जब कोई डेट फिक्स हो जाती है। शादी की डेट इज फिक्स्ड, शादी की डेट इज डिसाइडेड, बट शादी की डेट इज नेवर सर्टेन, है ना। शादी की डेट फिक्स हो गई है, पहले डिसाइड हुआ है कि 22 को शादी होगी, फिक्स हो गई कि 22 को शादी होगी, कार्ड्स बढ़ गए, लेकिन दूल्हा भाग गया, दुल्हन भाग गई, तो सर्टेन नहीं है ना। दैट्स सिंपल, यहाँ से डिफरेंस समझ में आ गया। नाउ मूविंग अहेड, यू मे ट्राई टू डैश इंसल्ट्स एट हिम बट ही विल रिमेन पोलाइट इवन इन द फेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन मतलब उकसाना, तो तुम चाहे यू मे ट्राई टू डैश इंसल्ट एट हिम, ये तो समझ में आ रहा है कि तुम चाहे कितनी इंसल्ट कर लो लेकिन वो पोलाइट रहेगा, काम रहेगा, शांत रहेगा। इवन इन द फेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन, चाहे कितनी गहरी, कितना ही तेज उकसा लो उसको तुम, he'll be quiet, he'll be at peace, he'll be calm। अब यहाँ पे इंसल्ट के साथ क्या बेसिकली हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, बात उसकी होती है। हर्ल, हर्ल इज द करेक्ट वर्ड। हर्ल हम स्टोन्स के साथ भी यूज़ करते हैं। डोंट हर्ल स्टोन्स एट द बर्ड और द एनिमल, डोंट हर्ट इंसल्ट्स। नहीं नहीं यार, इंसल्ट्स विल हर्ट, हर्टिंग इंसल्ट्स शायद, मतलब, लेकिन तो भी वो यहाँ पे फिट नहीं करता। हेज, हेज का मतलब धुंधला सा, लॉन्ग हॉल यानी एक लंबी दौड़। तो ठीक है, बेसिकली ये हमारा क्लियर हो गया कि हर्ट यानी चाहे कितने इंसल्ट्स उस पर फेंक दो वो काम रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज अगेन। अब ये पैसेज हमें पढ़ना है और फिर उस हिसाब से हमें क्वेश्चंस करना है, तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर एंड सक्सेस इज देयर एबिलिटी टू टॉक। तो चींटियों के सक्सेस का सबसे बड़ा राज क्या है कि वो बात कर सकते हैं, टॉक, बात करना, नॉट विथ वर्ड्स बट विथ टेस्ट्स एंड स्मेल्स। यानी अच्छा एक चीज़ और, जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, पैसेज के क्वेश्चन, तो डू वन थिंग, इफ़ यू आर अ फास्ट रीडर, स्किम थ्रू दिस पैराग्राफ वेरी फास्टली, है ना, कि बहुत तेज़ी में एक बार स्किम कर लिया, लाइक इन 30-40 सेकेंड, देख लेगी क्या है। एंड सक्सेस, टेस्ट एंड स्मेल, वोकेबुलरी, सब्सटेंस, फेरोमोन्स, एमिट बाय द ग्लैंड, सो कॉल्ड फेरोमोन्स, सिग्नल्स, अदर काइंड्स, फैचिंग फूड, इंस्टेंट, मतलब इस तरीके से एक बार तेज़ी से स्किम कर दिया, विच शुड हार्डली टेक 30 सेकेंड्स और सो। बोल के करने में टाइम ज़्यादा लगता है, व्हेन यू डू इट इन हेड इट्स फास्टर। देन गो टू द क्वेश्चंस। ओके, सो हाउ डू एंड्स कम्युनिकेट। ओके, ऊपर कुछ पढ़ा तो है ऐसा जब हम स्किम कर रहे थे, तो बट नहीं भी यार, तो देख लिया कि अच्छा एंड्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये सवाल है। उसके बाद मैसेंजर्स वर्क हार्ड टू लोकेट फूड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, ये सवाल है। तो इस तरीके से हमें सवाल पता लग गए, है ना। अब जब सवाल पता लग जाएंगे
तब हम वापस से पैसेज पढ़ना शुरू करेंगे कि एक बार सवाल देख लेंगे सारे तेज़ी से और फिर हम वापस से पैसेज पे आ जाएंगे। अब जब हमें आंसर्स मिलते चलेंगे ना तो हम मार्क करते चलेंगे। जैसे अब जब हमने क्योंकि क्वेश्चन देख लिया था हमारा काम आसान हो जाता है। तो द एबिलिटी टू टॉक नॉट विथ वर्ड्स बट विथ टेस्ट एंड स्मेल्स। तो हम क्या देखते हैं कि हाउ डू एंड्स कम्युनिकेट। हमने देखा था कि हम यहाँ पे पैराग्राफ क्या बोला था कि देयर एबिलिटी टू टॉक एंड बाई टॉकिंग व्हाट डू वी कम्युनिकेट, है ना, हम कम्युनिकेट ही तो करते हैं। एंड हाउ डू दे डू दैट, नॉट विथ वर्ड्स बट विथ टेस्ट्स एंड स्मेल्स। हमने ऑप्शन देखा कि क्या चींटियाँ विंग्स से कम्युनिकेट करती हैं, नो। साउंड्स एंड वर्ड्स, नो। दे टॉक बट थ्रू टेस्ट एंड स्मेल्स। दे बिहेवियर, नो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हमने मान लिया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर से पढ़ते हैं पूरा, ठीक है ना। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, सो their vocabulary is made of a mixture of substances they produce in various parts of their bodies and emit via their glands। तो उनकी जो vocabulary है, जैसे हमारी vocabulary इंग्लिश की vocabulary में अलग अलग वर्ड्स हैं। जैसे ईट का मतलब खाना, फैच का मतलब लाना, है ना, देयर थिंग्स। तो उसी तरह उनकी भी vocabulary है। उनकी vocabulary क्या है, एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है जो उनकी बॉडी के वेरियस पार्ट्स में बनती हैं और फिर इमिट की जाती हैं ग्लैंड्स के थ्रू। ओके, द सो कॉल्ड फेरोमोन्स। अब हमको पता लग गया कि ये जो चीज़ें बनती हैं और ग्लैंड्स के थ्रू एमिट होती हैं, इनका नाम है फेरोमोन्स। दीज आर सिग्नल्स दैट अदर एंड्स कैन स्मेल एंड टेस्ट। अब ये जो फेरोमोन्स हैं, ये जो दूसरी चींटी हैं, ये चींटी है, ये फेरोमोन्स रिलीज़ कर रही है। दूसरी जो चींटी है ये इसको टेस्ट कर सकती है और इसको स्मेल कर सकती है और उससे वो समझ जाएगी। अगर मैंने कहा फूड तो आपके दिमाग में फूड की इमेज बन गई, आप समझ गए कि फूड का मतलब खाना जो खाई जाए, ऐसी चीज़। सिमिलरली एंट ने एक हार्मोन रिलीज़ किया जिसको ये दूसरा एंट टेस्ट कर सकता है और उसको पता लग जाएगा कि इसका मतलब फूड है। सो दिस इज द वोकैबुलरी। खैर, मूविंग अहेड, the message they communicate set off a specific kind of behavior in the messengers। यानी जो मैसेज वो कम्युनिकेट करते हैं, जब एक मैसेज कम्युनिकेट होता है तो एक स्पेसिफिक बिहेवियर भी इनिशिएट होता है ना। पहले मैसेज होता है फिर स्पेसिफिक बिहेवियर इनिशिएट होता है। फेचिंग फूड फॉर इंस्टेंस और लुकिंग आफ्टर द ब्रूड और फीडिंग द क्वीन। यानी या तो खाना लाना है या ब्रूड की देखभाल करनी है या क्वीन को फीड करना है, यानी क्वीन को खाना खिलाना है। फर्दरमोर एंड टॉक इज़ नॉट लिमिटेड टू फूड। और तो और ये नहीं है कि एंड्स सिर्फ खाने की बातें करती हैं। एंड्स यूज़ 100 डिफरेंट सेंस। एंड्स बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करती हैं अपने सेंस के थ्रू। 100 से ज़्यादा तो सेंस यूज़ करती हैं वो टू कम्युनिकेट 100 डिफरेंट मैसेजेस। 100 से ज़्यादा मैसेजेस वो अपने सेंस के थ्रू भेजती हैं। With such a sophisticated array of messenger fragrances, ants organize complicated tasks with close to perfect efficiency। तो इतना सोफिस्टिकेटेड मामला चल रहा है कि एंड जो है कॉम्प्लिकेटेड टास्क कर लेती हैं परफेक्ट एफिशिएंसी के साथ। एवरी एंट इज़ ए स्पेशलिस्ट विद अ वोकेशन ऑफ इट्स ओन। यानी हर एंट एक अपने आप में स्पेशलिस्ट है, हर एंट का अपना एक काम है और जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हुई है। द क्वीन हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वर्कलोड। क्वीन के पास सबसे ज़्यादा वर्कलोड है। लेइंग एग्स, अंडे देना राउंड द क्लॉक, 24 घंटे ये अंडे देती रहती है। डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ अ क्वीन एन एंड कॉलोनी इज़ नॉट अ मोनार्की। मतलब हमारे यहाँ क्वीन का क्या मतलब है, जो लीडर हो। लेकिन यहाँ ये क्वीन है, इसका ये मतलब नहीं कि ये सब पे रूल करती है। ना 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 ना, दिस इज़ नॉट रूल्स, दिस इज़ बच्चे, ये बच्चे देती है। द वर्ड क्वीन इज एक्चुअली इज अ मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब हमको पता है, मिसनोमर का मतलब हमको पता है कि गलत दर्जा दिया हुआ, मतलब गलत नाम रख दिया है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा नहीं कि शी डजंट रेन ओवर अदर्स, वो राज नहीं करती दूसरों पे। शी इज़ अ मशीन फॉर लेइंग एग्स, वो अंडे देती है, अंडे देने की मशीन है वो। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक शी प्रोड्यूसेस हर डॉटर्स, बेटियाँ पैदा करती रहती हैं। द स्टेराइल वर्कर्स ऑफ हर कॉलोनी। स्टेराइल वर्कर्स यानी जो फर्दर बच्चे पैदा करेंगे। मेल्स डू नॉट हैव टू डू मच।
मेल जो मेल एंड्स हैं उनको कुछ ज़्यादा खास करना नहीं होता, एंड द क्वीन ओनली प्रोड्यूसेस देम व्हेन रिप्रोडक्शन टाइम इज अप्रोचिंग। और जब रिप्रोडक्शन टाइम आता है तो क्वीन ही बच्चे प्रोड्यूस करती है, मेल्स को भी प्रोड्यूस करती है। देयर मेन जॉब इज़ टू फर्टिलाइज द विंग्ड फीमेल आफ्टर विच दे डाई। इनका जो मेन काम है वो ये है कि पंख लगी हुई जो फीमेल्स हैं उनको फर्टिलाइज करो, और इसके बाद वो मर जाता है, यानी मेल एंड जो है वो विंग्ड फीमेल्स को फर्टिलाइज करके मर जाता है। अब है मैसेंजर्स। मैसेंजर्स डू नॉट हैव मच फ्री टाइम आइदर। मैसेंजर्स के पास भी कोई खाली टाइम ज़्यादा नहीं पड़ा हुआ है। व्हेन यू सी अ हैंडफुल ऑफ एंड्स स्करिंग अराउंड इन द किचन विदाउट एनी अपेरेंट पर्पस, जब आपको चींटियाँ ऐसे अपने किचन में दिखाई देती हैं ना बिना किसी पर्पस के ऐसे घूमती हुई, इट डज नॉट मीन दे हैव लॉस्ट देयर बियरिंग्स। ये नहीं है कि अब हैव लॉस्ट देयर बियरिंग्स ये एक इडियम आ गया है। ये नहीं कि वो था पता खो दिए अपना, उनको पता है वो क्या कर रही हैं, वो खोई नहीं है। दे आर स्काउट्स, वो एक तरीके से फौज है, खाना ढूंढने की फौज। फॉरेजिंग फॉर फूड, वो खाना ढूंढ रही हैं। वंस दे हैव फाउंड समथिंग एडिबल, ऐसा कुछ खाने लायक मिल गया उनको, तो दे रिपोर्ट बैक टू द बेस, वो वापस अपने बेस पे जाके बताती हैं। डिपॉजिटिंग देयर केमिकल स्पोर्स ऑन द वे, तो रास्ते में यहाँ खाना मिला है, यहाँ बेस है ना, और यहाँ फूड है, तो यहाँ से आ जाएंगी और अपनी जो ये सेंट है वो इस पूरे रास्ते पे छोड़ती हुई चली जाएंगी। अब यहाँ आगे बताएंगे कि फूड 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 चिल्लाती हुई गई थी। अब ये इनको जो चींटियाँ हैं वो इसको पकड़ते हुए वापस पहुँच जाएंगे यहाँ पे। फूड लोकेटेड प्लीज़ कलेक्ट, ये केमिकल स्पोर का मतलब होगा। इज द टेस्ट एंड स्मेल मैसेज फॉर द अदर मेंबर्स बैक एट द नेस्ट। ओके, अब हमने पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि क्या क्या बात हो रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? मैसेंजर्स वर्क हार्ड टू लोकेट फूड, दिस इज द राइट नो। मैसेंजर्स आर they are scouts foraging for food, so this is right. Each ant has a specialized function. हम जब ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे था कि every ant is a specialist with a vocation of its own. The queen produces fertile daughter workers. अच्छा, यहाँ मेरे से ऊपर गलती हो गई थी। स्टेराइल का एक्चुअली मीनिंग होता है इनफर्टाइल, फर्टाइल नहीं मतलब होता है इसका। ये स्टेराइल वर्ड सुन के आई गॉट कन्फ्यूज, बट यहाँ जब वापस से फर्टाइल आया तो मुझे होश आया कि स्टेराइल इज बेसिकली इनफर्टाइल। तो जो डॉटर्स द क्वीन एंड प्रोड्यूसेस दे आर इनफर्टाइल डॉटर्स, है ना। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि द क्वीन प्रोड्यूसेस इनफर्टाइल डॉटर्स, they produce basically workers, है ना। एंड टॉक इज नॉट लिमिटेड टू फूड ओनली। हाँ, हमने ऊपर देखा ही था कि 100 से ऊपर सेंस में बातें करते हैं ये लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द मैसेंजर? केयरिंग फॉर द ब्रूड, लुकिंग फॉर फूड, लेइंग एग्स, फीडिंग द क्वीन। हम ऊपर जब ऑप्शंस में जाएंगे तो हम देखेंगे कि लेइंग द एग्स तो पहले बात क्वीन का काम है, लेकिन ये काम किसका है? Behavior in the messengers, fetching food, looking after the brood और feeding the queen, ये सारे काम मैसेंजर के हैं, लेकिन laying the eggs क्वीन का काम है, तो दिस इज नॉट द वर्क ऑफ क्वीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ants organize complicated tasks efficiently। कॉम्प्लिकेटेड टास्क को एफिशिएंटली कर लेती हैं, कैसे? क्यों? बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू कम्युनिकेट। हमने ये पहली लाइन में देखा था कि क्योंकि दे कैन कम्युनिकेट, दे कैन डू कॉम्प्लिकेटेड टास्क वेरी इजीली, है ना। यहाँ पे देखो, एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर हैंड सक्सेस इज देयर एबिलिटी टू टॉक, बेसिकली कम्युनिकेशन। व्हाट हैपन्स टू मेल एंड्स आफ्टर दे फर्टिलाइज द फीमेल्स? दे डाई। ये कहाँ लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था द मेन जॉब इज टू फर्टिलाइज द विंग्ड फीमेल्स after which they die. So 25 questions are over। इस तरीके से इंग्लिश का ये वाला सेट भी ओवर हो गया है। So this is it for this video. Thank you for watching.
and give a thumbs up if you like it, and do comment how you like it.